Hello students, today we are going to discuss the magnetic field at a point on the axis of circular loop. Uh, what does the topic means? Means you have to consider a circular loop. Circular loop is just like a ring. जैसे रिंग क्या होती है, बाहर से सॉलिड है और अंदर से क्या है, हॉलो. सो सर्कुलर लूप उसी तरीके से है. ठीक है. सो कंसीडर कर लो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है. सेंटर इसका हमने ये ले लिया O और इसकी रेडियस है A. ठीक है. हमने क्या करना है, अब ये जो लूप है दैट इज़ सपोज कि जो है इसका प्लेन परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर के, मीन्स ये YZ प्लेन के अंदर है. से दिस इज योर Z एक्सिस, दिस इज योर Y एक्सिस एंड दिस इज योर X एक्सिस. ठीक है. तो ये जो प्लेन है आपका कॉइल का दैट इज़ YZ प्लेन. ठीक है. और जो इसकी एक्सिस है वो क्या है, OX. हमने क्या करना है, इस फील्ड का फाइंड करने इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे. ये है ना टॉपिक का नाम, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप के एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगानी है. सपोज कर लेते हैं हम ये पॉइंट P जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. ओके. तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम दिस पॉइंट P, so suppose it is X. ओके. तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसको फाइंड कैसे करना है, आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ. तो उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. बायोट-सैवर्ट्स आपको पता है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, स्मॉल करंट एलिमेंट के ऊपर. तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सपोज दी करंट एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, एक सर्कुलर लूप लिया जिसकी रेडियस क्या है A, सेंटर O है और इसमें करंट कैसे चल रहा है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. वो कहते हैं जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, YZ प्लेन है, वो क्या है, इस पेपर के परपेंडिकुलर. क्योंकि पेपर का प्लेन जो है X एक्सिस में है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ना. तो X एक्सिस जो है Y और Z के क्या होता है, परपेंडिकुलर. और जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस तो X एक्सिस पे ही है ना, तो वो क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के अलॉन्ग है. दोबारा बता रही हूँ आपको, जो इसका कॉइल का प्लेन है, कॉइल का प्लेन क्या है, YZ प्लेन. ठीक है. वो हमारे पेपर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर. क्योंकि पेपर का प्लेन कैसे, देखो लाइंस दिख रही हैं आपको, X एक्सिस के लॉन्ग है. तो X एक्सिस हमेशा क्या होंगी, Y और Z के परपेंडिकुलर. जबकि इस कॉइल का जो एक्सिस है, OX एक्सिस है ना, वो क्या है, पेपर के प्लेन ऑफ पेपर के अलॉन्ग ही लाई करता है. ठीक है. तो अब मैंने आपको बोला था कि इस पर बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट कंसीडर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे यहाँ पे हम इस पॉइंट पे ले C पॉइंट पे हमने कंसीडर किया करंट एलिमेंट्स, उसकी लेंथ हमने ले लिया IDL वेक्टर. ठीक है. इसी तरीके से इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एक और करंट एलिमेंट हम लेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे लेना है हमने D पॉइंट पे. इसकी डायरेक्शन क्योंकि ये इधर की तरफ जा रही है, ये भी क्या होगा, IDL. इन करंट एलिमेंट से इस P का आप डिस्टेंस देखोगे, ये जो डिस्टेंस है ये हम ले लेंगे R. ओके. ऐसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो डिस्टेंस तो R ही रहेगा. ठीक है जी. तो अब आप क्या करोगे, लेट P इज द पॉइंट on the axis where magnetic
field due to circular loop is to be determined. So let this Cp is equals to dp is equals to r. तो अगर हम इसको देखें, ये एक परपेंडिकुलर भी बन रहा है ना, तो ये r आपका जो होगा, ये देखो ना ट्रायंगल ओ सी पी या ओ डी पी, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के r क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई Biot-Savart's law at point C. ये देखो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट C, इसके ऊपर हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाना है. बायोट-सैवर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब देखो ये जो DL और साइन थीटा की बात हो रही है, ये एंगल क्या है बेसिकली, ये एंगल होता है जी, देखो अब दोबारा से आपको दिखाती हूँ मैं. अब ये देखो, ये जो है आपका करंट एलिमेंट, उसका इस आर वेक्टर के साथ, इसकी डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बन रहा है. देखो ये इसका टेंजेंट है, इसको टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल बनता होगा, ये देखो ना, ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री. ठीक है, सिमिलरली हेयर इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. तो ये जो थीटा होगा यहाँ पे, दिस थीटा विल बिकम 90 डिग्री. सो वी विल राइट ओवर हेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1. ठीक है, आर की वैल्यू भी हमने पहले निकाली थी, आर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. तो आप आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, आर स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आ गई आपकी DB. ठीक है, ये किस पे हमने फाइंड की, सी पॉइंट पे. अब हमने इसकी डायरेक्शन भी देखनी है. डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है. अभी आपको पता है, अगर हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते, तो ये वेक्टर फॉर्म में कैसे होता, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर. ये आप लोगों ने कर रखे ना. और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम, ये जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के. ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो ये DL और R का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी. मतलब अगर DL और R XY प्लेन में है, तो DB जो होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो किस में होगी, Z प्लेन में. अगर जो आपका करंट एलिमेंट और यूनिट वेक्टर अगर YZ प्लेन में है, तो वो X एक्सिस में होगी. तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे ये हमारा है ना IDL और R, ये इस डायरेक्शन में है ना, तो इसके अलॉन्ग आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से, ये देखो ना. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर DB. ये देखो, ठीक है. सो DB की डायरेक्शन हो गई है. ठीक है, सो इट विल बी अलॉन्ग योर, से हम नाम दे देते हैं PM. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे DB की डायरेक्शन क्या हो गई, अलॉन्ग PM. ओके जी, यहाँ तक हो गया. सिमिलरली अप्लाई बायोट-सैवर्ट्स लॉ एट D. ये देखो ना,
वो भी सेम ही आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये सेम ही चीज़ है, एंगल 90 डिग्री ही बनने वाला है। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है डी बी डैश वो क्या रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरीके से जो पूरी लाइन पे चलेंगे। अब मैग्नीट्यूड तो देख रहे हो आप सेम रह रही है ना, डी बी की भी आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी भी सेम है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन फ्लिप कर रही है ना। अब इसकी डायरेक्शन देखो ये है, इसका परपेंडिकुलर हमारा कहाँ होगा, इसका परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इधर की तरफ आएगा ना नीचे, डी बी डैश, इसको हम एन नाम दे सकते हैं। देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर, मैंने आपको पहले ही बोला था परपेंडिकुलर बनाना है, ये इसका परपेंडिकुलर इधर ही आएगा ना, ठीक है। सो हम देख रहे हैं क्लियरली कि जो डी बी और डी बी डैश है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दी डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। इधर हम लिख सकते हैं अलोंग पी एन, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा डी बी और डी बी डैश है हम इनको रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर बना रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि हम इस एंगल को, ये जो पी पॉइंट है इसके संग जो एंगल, एक्सिस के संग एंगल, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, फाई एंगल, ठीक है, ये फाई एंगल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन वेक्टर्स को जो डी बी और डी बी डैश है इनको रिजॉल्व करना है। आपको रिजॉल्व करना पता है कि हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में करते हैं। एक तो हो जाएगा इसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक हो जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो हमें इतना तो श्योर है कि एक होगा डी बी का कॉस फाई और कॉस, और एक होगा साइन। तो अब हमने एंगल देखना है, देखो ये देखो, ये एंगल आपको फाई दिख रहा है, ये एंगल क्या है, इस लाइन में और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है। अब हमें पता है कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे उनमें भी सेम एंगल होगा। देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या है, ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या है, ये, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई। दोबारा देखें, देखो आपको पता है कि जो दो लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है, ये देखो इन दो लाइंस के बीच में एंगल क्या बन रहा है, फाई। तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे उनमें भी जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, फाई। तो देखो इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये, वो हो गया फाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, सेम, जब हम डी बी डैश को करने लगेंगे कि उसका भी एक हॉरिजॉन्टल में होगा एक वर्टिकल में, यहाँ पे भी जो दो एंगल हैं वहाँ पे भी क्या बन रहा है, फाई, ठीक है। अब हमें पता है जहाँ एंगल होगा वहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। तो ये आ गया डी बी कॉस फाई और यहाँ आ गया डी बी साइन फाई। इसी तरीके से जब डी बी डैश को किया यहाँ पे भी एंगल फाई आया, तो डी बी डैश कॉस फाई और डी बी डैश साइन फाई, ओके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो कॉस वाले कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि आपको पता है कि डी बी और डी बी डैश बराबर हैं, और यहाँ पे कॉस कॉस आ गया दोनों और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कंपोनेंट जो बचेगा वो सिर्फ किसका बचेगा, साइन का कंपोनेंट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनका मैग्नीट्यूड्स आर सेम। नाउ रिजॉल्विंग दी components of db vector and db dash in db cos phi and db sin phi since cos phi components are
equal and opposite, so cancel out, and we are left with dB sin phi and dB dash sin phi। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट रह गए, साइन के, और जो कि कौन से डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस में। तो देखो ये तो आपके पास जो हमने सिर्फ कंपोनेंट्स लिए थे वो थे सी और डी एलिमेंट, छोटा सा पार्ट लिए थे दो, ठीक है। बट हमारे पास तो ये पूरा है ना सर्कुलर लूप, तो हमने फुल फाइंड करनी है। तो अगर मैं ऐसे ही और पॉइंट्स लेते रहूँगी तो हमारे पास कौन से पॉइंट्स बचेंगे, सिर्फ साइन वाले, और बाकी के कॉस कंपोनेंट्स क्या होते रहेंगे, कैंसिल। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, हम कहेंगे कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है is given by B is equals to dB sin phi की वजह से, और इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। और ये इंटीग्रेशन भी कैसी होगी, क्लोज, क्योंकि हमारे पास जो रिंग है वो कैसी है, क्लोज रिंग है। अब देखो हमारे पास dB की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू साइन फाई, ठीक है। अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, ओके। देखो म्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट एक बार आपने फ्लो करा दिया वो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर इसकी रेडियस है, एक्स जो आपने डिस्टेंस जहाँ पे फाइंड करना है वो भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया। फाई एंगल एक बार फिक्स हो गया, जिस पे लेना है वो फिक्स हो गया, साइन फाई भी फिक्स हो गया। वी आर लेफ्ट विद डी एल। डी एल क्या है, इसकी लेंथ है। अब एक सर्कल है, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ रिंग है ना आपकी, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वही इसकी लेंथ होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक वायर है, उसको जब हम मोड़ देते हैं, उसको मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल। तो लेंथ क्या होगी इसकी, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस हम कैसे लिखेंगे, टू पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर मतलब रेडियस हमारे पास ए है। और ऐसे ही साइन फाई, साइन फाई के लिए देखो, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं दोबारा से, साइन फाई, तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। इसमें साइन एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेन्यूस क्या है आर। तो साइन फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन फाई मैंने आपको बताया था ए अपॉन आर। आर हमने आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिया था, इंटू 2 पाई ए, ओके जी। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक पावर ये है और एक ही अंडर रूट मतलब हाफ पावर, तो 1 + 1/2, ये क्या बन जाएगा 3/2। इसको हम और सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं, पाई ए स्क्वायर क्या होगा, इस लूप का एरिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एरिया ए कैपिटल लगा के, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स आ जाएंगी। और अगर हम इसको ऐसे कहें और सिंप्लीफाई तरीके में कहें कि इफ़ स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इसका n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 NIA अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2।
और इसकी डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बोला था अलॉन्ग पी एक्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचे थे, साइन के, ये देखो। ठीक है जी। अब हमने क्या करने हैं, हम डिस्कस करेंगे जी स्पेशल केस। अगर हमने क्या, पहला केस है, इफ़ मैग्नेटिक फील्ड जो आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर मतलब जैसे ये आपकी कॉइल है, उसके सेंटर पे, मतलब पी पॉइंट जैसे पहले यहाँ था वो क्या हो गया यहाँ पे, तो ओ से पी का डिस्टेंस आपको पता है एक्स था, तो एक्स ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें आप क्या करो, एक्स को ज़ीरो पुट कर दो। हमारे पास एक रिज़ल्ट ये भी है कि बी इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ज़ीरो पुट कर दोगे, उसका 3/2, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स को ज़ीरो पुट कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई, ये एक क्यूब, स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर n टर्न्स हैं हमारे पास कॉइल्स में, फॉर n टर्न्स, तो ये b क्या बन जाएगा, ठीक है। दूसरा केस हम ले सकते हैं कि इफ़ पॉइंट p, मतलब जहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो, इज़ फार अवे मतलब दैट इज़ जो आपका x है, ये जो पॉइंट है वो a से काफ़ी दूर है। अगर x a से बड़ा है तो हम a को नेगलेक्ट कर देंगे कंपैरिजन, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट पहले ही था, b इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन, अब हमने क्या करना है, ए को नेगलेक्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर की क्यूब 3/2 आ जाएगी। फिर से 2 कैंसिल, ठीक है जी। अगेन पाई ए स्क्वायर आपका फिर वही एरिया वाला, ठीक है जी। सो दिस इज़ योर फाइनल रिज़ल्ट। और हम इसके साथ हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है। थैंक यू।